नमस्कार। आज एसटीएन कोटा के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं संदीप शर्मा, विधायक कोटा अध्यक्ष हैं। विधायक संदीप शर्मा जी की पहचान कोई नई नहीं है। कोटा के लिए 3 बार एमएलए रह चुके हैं। छात्र राजनीति से ही लगातार जनता के लिए संघर्ष करते रहे हैं और अभी भी लगातार जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं संदीप जी। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार साहब। कैसा लग रहा है आपको आज? आप छात्र राजनीति से ही है ना जो सक्रिय हैं, तो क्या आपने कभी सोचा था कि यार मैं एमएलए बनूंगा और जनता के सुख दुख में भागीदार बनूंगा? सुख दुख में भागीदारी तो हमेशा से रही है और जहाँ तक एमएलए सोचने का, मैं तो आज भी अपने आप को जनता का सेवक ही मानता हूँ। कभी अपने दिमाग पे, मन पे ये दबाव या ये बोझ नहीं आने दिया या कोई ऐसी गलतफहमी नहीं पाली कि हम एमएलए बन गए, कोई बहुत बड़ी तोप हो गए। सामान्य रूप से प्रभु की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से तीसरी बार कोटा शहर की जनता ने मुझे मौका दिया है। लेकिन ये सत्य है कि मैंने कभी ना तो इस और कोई प्रक्रिया स्वरूप, कोई प्लानिंग के तहत ये काम किया कि मुझे विधायक बनना है या मुझे राजनीति में, जब से छात्र राजनीति प्रारंभ की थी तब से ही संस्कारों के अंदर सेवा का भाव था। पहले छात्रों के हितों की लड़ाई को लेकर संघर्ष किया, मुकदमे भी लगे, पुलिस से संघर्ष भी हुए और आज भी जनता जनार्दन के लिए जो उन्होंने मुझे मंच दिया है विधानसभा के अंदर, मेरा प्रयास रहता है कि कोटा शहर की लोगों की समस्त मांगों को मैं उसे सदन के पटल पर रख सकूं। और प्रशासनिक तंत्र, चाहे हमारी सरकार रही हो अथवा सरकार नहीं रही हो, मैंने प्रयास किया है लोगों के हर समस्या के निराकरण का और लगातार लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए मैं संघर्ष करता रहूं, प्रयास करता रहूं। ये मेरे स्वभाव है। ऐसा नहीं लगता कि आप तीसरी बार विधायक बने हैं और आपसे जूनियर लोग भी मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए, तो आपको नहीं लगता कि आपको मौका मिलना चाहिए था? देखिए, मैं कभी भी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैंने विधायक होने का बोझ ही मेरे मन पर नहीं रखा। एक सेवक की भांति लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को सुनता हूँ और उनके निराकरण का प्रयास करता हूँ। और जैसे जैसे परमपिता परमेश्वर शक्तिशाली बनाता है तो लोगों की समस्याओं का निराकरण और आसानी से होता है। लेकिन ये भी सत्य है कि मंत्री बनने से या एमएलए बनने से थोड़ा सा एक आपके आवाज में मजबूती आती है, लेकिन आपका स्वभाव, आपकी सेवा का भाव अगर वास्तव में सेवा करने का है तो आप एज ए विधायक भी लोगों की उतनी ही सेवा कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप ना जो विधानसभा संचालन समिति में भी हैं और विधानसभा का संचालन भी करते हैं, 200 एमएलए को किस तरीके से बांधना है, क्या उसमें कोई परेशानी आती है? या मतलब, क्योंकि एक बार हमारे कोटा के विधायक से आपकी काफ़ी होट टोक भी हो गई थी इसी संदर्भ में। रूटीन की प्रक्रिया है, वो आसन है और आसन पे आने के बाद जो माननीय विधायक हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो ये नियम है कि उस आसन की शक्तियाँ होती हैं जो उसमें निहित होती हैं और जिस प्रकार से वो सभा का संचालन करते हैं, सदन का संचालन करते हैं, तो आसन पर जो सभापति पैनल है उनमें जो भी बैठा हो तो वो, और उसमें विशेष रूप से कुछ टाइम की मर्यादा होती है। वो समय प्रतिपक्ष का भी उतना होता है जो नियत किया होता है और वो सदस्यों की संख्या के आधार पर होता है। निर्दलीयों का भी उतना होता है और जो सत्ता पक्ष में संख्या ज़्यादा होती है तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा होता है। तो जो पक्ष का सचेतक है और प्रतिपक्ष के सचेतक है, वो अपने सदस्यों के आगे उनकी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा वो समय सीमा लिख देते हैं और उस हिसाब से सदन चलता रहता है और उसी हिसाब से सदन जो है, तो उसमें कभी कभार बैठाने के लिए थोड़ा सा
स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मुझे ऐसी कभी कोई विशेष दिक्कत नहीं आई है और लगातार सभी लोगों ने जो है मेरे कहे बात को माना भी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग थोड़ी सी हठधर्मिता पे जब आते हैं तो उनको थोड़ा सा कड़ाई से भी रुख अपनाना पड़ता है। अभी कोटा में आपने काफ़ी समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन आप नहीं मानते कि पिछले दिनों जिस तरीके से कोटा की आर्थिक स्थिति कोचिंग डाउन होने के कारण बिगड़ी है, तो इसको सुधारने के लिए आपके द्वारा कोई प्रयास किए गए हों कि यार कोचिंग अप हो और वापस से जनजीवन सामान्य हो और आर्थिक स्थिति कोटा की सुधरे? इसके लिए देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने लिया है। कोटा कभी उद्योग नगरी था, फिर उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक नगरी का वातावरण बना और बंसल साहब जिन्होंने कोटा के शैक्षणिक नगरी के जनक कहे जाते हैं जी, उन्होंने उस कोचिंग प्रथा को चालू किया और धीरे धीरे कोटा शहर के अंदर 2.5 लाख बच्चे पूरे देश भर के यहाँ पढ़ने आने लगे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कोटा शहर का कि आज बहुत कम चुनौतीपूर्ण जो है स्थिति का सामना हमें करना पड़ रहा है और बहुत कम संख्या में छात्र यहाँ हैं, लगभग 70-80 हजार छात्र हैं। लेकिन यह आवश्यक था कि कोटा का विकास सर्वांगीण रूप से होता और सिर्फ कोटा में हम IIT और नीट की परीक्षाओं के अलावा, क्योंकि मैंने देखा है सीकर और कई ऐसे जो शैक्षणिक नगर हैं वहाँ पर हर प्रकार की स्किल डेवलपमेंट से लेकर 4th क्लास की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से लेकर वन रक्षक, कांस्टेबल और बड़ी से बड़ी IAS और RAS और IIT और नीट सभी की समग्र जो है कोचिंग्स वहाँ होती हैं, इसलिए उनका डाउनफॉल नहीं होता है। तो शैक्षणिक नगरी में आवश्यक है कि हम आज जो बड़ी आवश्यकता है कि हम बच्चों को स्किल रूप से डेवलप करने के लिए कुछ कर सके और हमने इस और प्रयास किया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये बात की थी और स्किल यूनिवर्सिटी कोटा में आ रही है। माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी भी इस और पूरी तरीके से जागरूकता के साथ काम करते हैं। लेकिन कोटा हमारा बहुत सुंदर और बहुत सुव्यवस्थित शहर है जहां हम पहले उद्योगों के रूप में नाम कमा चुके हैं। हमारे पास बिजली, पानी, जगह, 8 लेन हाईवेज, हमारी दिल्ली और बॉम्बे की जो हमारी ट्रेन मार्ग है और अब आने वाले समय में तो हम कोटा में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीन एयरपोर्ट लेकर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ों पर हमें विचार करना होगा आने वाले समय के लिए। कोटा पर्यटन के रूप में रामगढ़ अभ्यारण्य हमारे पास और मुकुंदरा अभ्यारण्य हमारे पास है। तो एक ऐसा टूरिस्ट सर्किल भी डेवलप हो जहां लोग जब सवाई माधोपुर आए, कोटा एयरपोर्ट पे रुकें, कोटा के मुकुंदरा और कोटा के ऐतिहासिक स्थलों का, कोटा के टूरिस्ट स्थलों का दर्शन करें, उसके बाद रामगढ़, बूंदी के होते हुए और सवाई माधोपुर जाएं। तो निश्चित रूप से कोटा में जो पर्यटक भार है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। साथ ही साथ कोटा धार्मिक पर्यटन के रूप में भी आगे बढ़े, इस और हमने प्रयास किया है कि कोटा के मथुराधीश जी का कॉरिडोर हम बना सकें। उसके लिए कार्य प्रारंभ हो गया है और बहुत शीघ्र जो एग्जीशन की कार्रवाई जो करनी थी, जो आवृत्ति होती है उसको जो है वो भी लगभग पूर्ण होने में लगातार जो मंत्री महोदय और हमारे सचिव महोदय उनके संपर्क में हूँ और जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई कराकर हमारा प्रयास है कि कोटा जो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मथुराधीश जी आए, श्रीनाथ जी की तरह, बांके बिहारी जी की तरह, गोविंद देव जी की तरह, मदन मोहन जी की तरह, मथुराधीश जी की भी हमारे लोगों के दर्शन यहाँ पर कर सकें, जो कि लाखों की संख्या में उनके भक्तगण पूरे देश भर में मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से खूबसूरत कॉरिडोर जब बनेगा तो लोग बाग यहाँ दर्शनों के लिए भारी संख्या में आएंगे। तो आप मानते हैं कि कोचिंग संस्थाओं ने जो अपने अलग अलग प्रदेशों में जो कोचिंग सेंटर खोल दिए उसकी वजह से कोटा में जो छात्रों की संख्या कम हुई है और कोटा की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है? देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट था और उसकी जो प्रगति को देखकर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा में
आकर अपना जमावड़ा जमाने की कोशिश की। ऐसे में फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बायजू, आकाश, सब के सब कोटा के ऊपर टूट पड़े और जो है कोटा को उन्होंने डिस्टर्ब करने का काम किया। और यही कारण रहा कि इस कंपटीशन के चलते जो हम देखें तो स्टूडेंट घनत्व के आधार पर सबसे कम बच्चा कोटा में सुसाइड कर रहा होगा, क्योंकि जहाँ बच्चे जो शिक्षार्थी बच्चे हैं वहाँ जहाँ 10,000 संख्या होगी वहाँ 2.5 लाख संख्या थी, उसके कंपैरेटिव में हम देखेंगे तो हमारी संख्या सुसाइड करने वाले, लेकिन उसको सुसाइड सिटी घोषित कर दिया गया। और ये एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र था, मैनिपुलेशन था और कोटा शहर को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इसमें ये भी तो हुआ ना कि एलन ने, जहाँ पहले एलन अपना ये लगातार बहुत सारे बच्चे, एक ही सेंटर था, लेकिन इसने जैसे बिहार में खोल दिया, पटना में खोल दिया, यूपी में खोल दिया, तो उन बच्चों का आवागमन यहाँ बंद हो गया। तो जब एलन यहाँ डिस्टर्ब हुआ तो एलन, चूंकि अब अकेला एलन तो नहीं था, एलन के साथ कोई कंपनी ने अपना जुड़ाव कर लिया था और उस कंपनी, जो कि वो प्रोफेशनल कंपनी रही होगी निश्चित रूप से, तो उसने कहा होगा जब यहाँ पर हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम इनको वहाँ जाके डिस्टर्ब करें। और उन्होंने पटना, पुणे उस कंपनी के द्वारा जो है उसने वहाँ पर अपना सेटअप जमाने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनके बच्चे जो डिस्टर्ब हो रहे थे वो न रुक जाए। ये कंपटीशन था, लेकिन ये कोटा वालों के लिए अहित कर रहा निश्चित रूप से। कोटा औद्योगिक नगरी भी माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो उद्योग दम तोड़ते जा रहे हैं, नए उद्योग के लाने के बारे में कोई ऐसी योजना नहीं बन रही। पिछले गवर्नमेंट के समय जो एक IL हुआ करती थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया, JK 97 में बंद हो गई, OPC ये सारे बंद, लेकिन बड़ा कोई उद्योग लाने का दुर्भाग्य रहा कि JK, चाहे वो ट्रेड यूनियंस की वजह से रही हो, JK बंद हुई। और आज भी हम देखते हैं तो DCM श्री राम रेंज कोटा में चल रही है, चंबल फर्टिलाइजर चल रहा है, परंतु यहाँ आपके सेम कोर आया, चूंकि उसकी ब्लैक एंड वाइट की पैटर्न पे वो काम कर रहा था, जो ट्यूब टीवी में लगती है, जबकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी, इसलिए वो यहाँ फेल हो गए और उनको यहाँ बंद करना पड़ा। ऐसे ही IL की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी और उस टेक्नोलॉजी में वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। गवर्नमेंट के पास कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई तरीका नहीं था कि इसको बंद के अलावा। और कांग्रेस के समय में आपने देखा कि किस तरीके से IL के अंदर जो है भूमि भूखंड काट दिए गए। तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य रहा है, और लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास भी है, भरोसा भी है कि आज जिस तरीके से हम औद्योगिक कॉरिडोर, छोटे छोटे उद्योगों और मेनली सोलर एनर्जी और ऐसे उद्योगों की ओर हम बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले कुछ समय के उपरांत कोटा में इंडस्ट्रियों का आगमन भी प्रारंभ हो गया है और तेजी के साथ प्रारंभ होगा। कोटा, बूंदी, ये जो 8 लेन हाईवे से जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, इनमें तेजी के साथ वर्तमान में विकास चल रहा है और आने वाले समय में इनका एक समृद्ध स्वरूप हमें दिखाई देना चाहिए। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रयासों से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। आपको नहीं लगता अगर ये कुछ पहले बनता तो कोटा की आर्थिक स्थिति और अच्छी होती? आपका कहना बिल्कुल सही है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस और प्रयास किया था और उनका वादा भी था, और उन्होंने पिछली बार जबकि 2018 से 23 के मध्य में सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, एविएशन डिपार्टमेंट से करनी थी। पैसा पड़ा हुआ था, परंतु एक फ्री होल्ड लैंड जो हर प्रकार के कर, भाड़े और हर चीज से मुक्त हो, ऐसी एक क्लियर जमीन एयरपोर्ट के लिए चाहिए थी। क्योंकि एयरपोर्ट की जमीन जो वर्तमान में हमारे पास है ये छोटी पड़ती थी और हमें बड़ी जमीन की आवश्यकता थी। और कई बार माननीय यहाँ के स्थानीय जो हमारे मंत्री थे, UDH मंत्री जी, उनसे भी चर्चा हुई और जो मुख्यमंत्री जी थे, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में उन्होंने जैसे पहले कोटा से IIT ले गए, वैसे ही कोटा के इस एयरपोर्ट के लिए उन्होंने बहानेबाजी की और कोटा को एक ऐसी लैंड दे दी जो
फॉरेस्ट में थी, जो सेंचुरी में थी, और ये सारी की सारी इतनी जटिल बाध्यताएं थी कि इनको सुलझाने में बहुत समय लगा। उसमें जो पैसा जमा करा देना चाहिए था, जो जिसके ऊपर से हाई टेंशन जारी थी, जो लगभग 40 करोड़ रुपए जिसकी लागत से, वो गवर्नमेंट ने नहीं जमा करा पाए, उन्होंने नहीं करी, क्योंकि वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, या वो नहीं चाहते थे कि इसका श्रेय एक जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो निश्चित रूप से जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई, हमारी गवर्नमेंट में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से तुरंत 2 महीने के अंदर ही उस पैसे को भी 140 करोड़ रुपए को जमा कराया, और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने ही प्रयास और प्रयत्न करके सेंचुरी और फॉरेस्ट से भी इस भूमि को मुक्त कराया, और आज बड़ी तेजी के साथ एयरपोर्ट का काम चलने लगा है, और 2027 तक हमारे कोटा शहर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हवाई जहाज भरने लगेगा। कांग्रेस समय में जो डेवलपमेंट हुए, जैसे जो आप कहते हो कि कंगूरे खड़े कर दिए, और जो आज स्थिति है कि चाहे चंबल रिवर फ्रंट हो, ऑक्सीजन हो, चौराहे हो, इनका रखरखाव भी नहीं हो रहा, और करोड़ों रुपया जो लगा है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। आप क्या मानते हैं कि ये वास्तव में गलती बनाए गए थे, या इनका? देखिए, हमेशा डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, बेतरतीब जो डेवलपमेंट हुआ, जिसमें मैं समझता हूँ, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, तो उस क्वेश्चन में आया था 2 साल के अंदर उस बेतरतीब विकास के चलते लगभग 450 लोगों का एक्सीडेंटों में दुर्घटना हुई, और 200 से भी अधिक लोग अकारण काल के ग्रास में एक्सीडेंटों के चलते जिनकी मृत्यु हो गई। तो निश्चित रूप से जो करोड़ों रुपया लगाया गया, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, हम कभी विकास के विरोधी नहीं है, सिग्नल फ्री रोड बना, ऑक्सीजन बना, एक ऑक्सीजन की मैं प्रशंसा करता हूं कांग्रेस के समय की, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में ग्रीनरी है। 100 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत अच्छा एसेट हमारे समय हमें बनाना था, लेकिन चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस ने उसे बनाया और अच्छा बना, और सारी स्थिति उसकी ठीक है आज की तारीख में। लेकिन 1500 करोड़ रुपए की लागत से जो रिवर फ्रंट बना है, जिसका किराया 200 रुपए प्रति व्यक्ति है, और यदि उसमें अंदर जाकर वो वोटिंग करता है, खाना खाता है, तो कम से कम एक व्यक्ति को 1000-1500 रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर वो रिवर फ्रंट के दर्शन कर पाएगा, और वो भी तपती धूप में लाल पत्थर के अंदर। आज गर्मी मई जून जुलाई तक भी, और इधर अप्रैल से लेके जुलाई तक तो दिन में 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भी वहाँ नहीं जा सकता, और 8 बजे भी जाएगा तो तपती हुई जो है चंबल नदी का गर्म पानी के लू उसको वहाँ खड़ी नहीं होने देंगे। तो वहाँ पर आवश्यकता थी कि पर्याप्त मात्रा में कम से कम 30 से 40% ग्रीनरी वहाँ होनी चाहिए थी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता, पैसों की लागत भी कम आती, खूबसूरत भी बनता, लेकिन ईश्वर जाने ये लोगों का पैसा इतना बेदर्दी के साथ बर्बाद हुआ है कि आज भी उसके 2 करोड़ रुपए महीने की रख रखाव के लिए केडीए जो है वो परेशान है, और ठेका ही नहीं हो पा रहा। कोई आ नहीं रहा उसको लेने, कोई उसका बार बार ठेका करने के बाद भी अगर ऐसी खूबसूरत चीज थी, ऐसा बहुत बढ़िया कोई एसेट था, तो लोग तो यहाँ पूरे देश से आके उस चीज को, हमने खूब प्रयास भी किए कि लोग इसको चलाए, बिना लॉस बिना प्रॉफिट के वही चला ले और केडीए को भी नुकसान नहीं हो, लेकिन उसके लिए भी कोई राजी नहीं है। तो ये किस दृष्टिकोण के चलते, किस विजन के चलते ये 1500 करोड़ रुपए जो कोटा शहर वासियों के उपयोग का बर्बाद कर दिया गया, इसका कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है। लेकिन आप आपने जयपुर में जो निरीक्षण किया था उसमें जो चंबल रिवर फ्रंट के सेकंड फेज में देरी होने पे आपने रोष प्रकट किया था कि भाई ये क्यों नहीं स्वीकृत हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तब जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि चंबल रिवर फ्रंट बेकार है, कोई गलत, तो फिर सेकंड बनाने का पुरानी त्रुटि को सुधारना चाहते हैं। और यदि आप कभी अहमदाबाद गए हो और साबरमती का रिवर फ्रंट आपने देखा हो, तो इससे चौथाई से भी कम लागत में इतना खूबसूरत रिवर फ्रंट है जिसे पूरे देशवासी देखने अहमदाबाद जाते हैं, साबरमती के रिवर फ्रंट को। हम चाहते हैं कि आगे वाला जो सेकंड
फेस का जो हमारा रिवर फ्रंट बने, उसमें पर्याप्त मात्रा में ग्रीनरी हो, सुंदर चंबल नदी के ऊपर तट हो, बहुत कम पैसे खर्च किए बिना एक सुंदर और व्यवस्थित चंबल का जो सुंदरता है उसको देख सके। जहाँ आर्किटेक्टों की सुंदरता को देखने रिवर फ्रंट में 1500 करोड़ रुपए के खर्चे के बाद जाने की बजाय जो प्राकृतिक सुंदरता होती है ना साहब, वो सौंदर्यता आदमी देखने जाना चाहता है। ऐसी ही सुंदरता पहले अपने चंबल गार्डन भितरा कुंड में हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई सालों से सरकारें बदलती रही, लेकिन उसकी सुंदरता पे या उसके सुदृढ़ीकरण पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज वो अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। वहाँ पे जो भी ट्रेन या जो भी चल रहा है सब बंद है सब। उसके लिए अब आपके मन में, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, तो उसके लिए कोई योजना आपके में है या उसको? बिल्कुल आपका कहना सही है, और मैं लगातार इस बात को लेकर व्यथित रहता था कि चंबल गार्डन जो हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर थी, और मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे थे और हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो हम उनको सीधे लेके हमारे माताजी पिताजी चंबल गार्डन दिखाने लेके आते थे, भितरा कुंड दिखाने लेके आते। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा चंबल गार्डन और भितरा कुंड को लेकर, चूंकि हमने लगातार इस और प्रयास किया और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के विजन के मुताबिक हमने लगभग 86 करोड़ रुपए की लागत से उसका टेंडर हो चुका है, और बहुत खूबसूरत हमारा चंबल गार्डन और भितरा कुंड होगा, जिसमें नेचुरलिटी होगी, जिसमें ऐसे स्टॉल भी होंगे जहाँ छोटी छोटी जो हमारी महिलाएं हैं जो अपने स्वदेशी उत्पाद करती हैं वो भी अपनी दुकानें लगा सकेंगी, और साथ ही साथ खूबसूरत चंबल गार्डन की जो प्राकृतिक हमारा सुरम्य वातावरण है उसके दर्शन हम कर सकेंगे। पिछली सरकार ने, इस सरकार ने आते बजट में कोटा में एक नए बस स्टैंड की घोषणा की थी। उसके बाद में सेकंड में है ना जो अपने मिनी सचिवालय की घोषणा की, लेकिन अभी तक बस स्टैंड के लिए कोई ज़मीन तय नहीं हुई। मिनी सचिवालय का भी विवाद चल रहा है कि कब उसके लिए ज़मीन मिलेगी, कब उसका ये होगा। तो इसकी कोई दिमाग में आपकी योजना या ऐसी कोई है जो ये सरकार के आपका उसमें पूरी हो? इन सारी लैंड्स को लेकर अभी जैसे हमारी स्किल इंस्टीट्यूट की घोषणा हो गई थी तो उसके लिए लैंड हमारी हो गई। मिनी सचिवालय के लिए भी लैंड की सारी तैयारी हमारी हो गई है। जेल शिफ्टिंग की भी तैयारी हमारी सारी हो गई है, और नई अदालत का भी काम लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ से यहाँ पर नई अदालत भी बन जाएगी। नया हमारा मिनी सचिवालय का काम भी शीघ्र प्रारंभ होगा। ये हमारा जेल का ट्रांसफ़र भी यहाँ से दूसरी जगह स्थान हो जाएगा। इस स्थान पर हमारा प्लान है कि यहाँ पर हम जो है मिनी सचिवालय बना सकें। ऐसे ही आपने एक और क्या बताया, और बस स्टैंड को लेकर भी जगह जो है उनको आवंटित कर दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा, केडी के द्वारा। वहाँ पर भी कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। अभी कोटा में आपने काफ़ी सारे डेवलपमेंट कराए। आज आपकी देन है कि हर पार्क में वाटर कूलर और ओपन जिम वगैरह लगे हुए हैं। एक जो है ना जो पानी की जो योजना अमृत 2 वो अभी घिसट रही है, वो चल नहीं पा रही है, जिसके आपके यहाँ मतलब पूरे कोटा के लिए बनी जहाँ लोगों को अच्छा पानी मिल सके। तो उसके बारे में क्या है मानना है? अमृत 2 में कुछ हिस्सा तो केंद्र सरकार का होता है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होता है, और लगातार अमृत 2 को लेकर इसमें टेंडर भी हुए। टेंडर को लेकर एक बार तो सिंगल कॉपी ठेकेदार की आई, इस वजह से उसे मान्य नहीं किया गया। दोबारा उसमें टेंडर हुए। ये निश्चित है कि काफ़ी इसमें विलंब हुआ है, लेकिन मैं लगातार इसको लेकर चिंतित भी रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, और जो हमारे पीएचडी के प्रमुख शासन सचिव हैं उनसे भी मेरी लगातार बात हो रही है, अधिकारियों से भी लगातार बात हो रही है। लगभग 220 करोड़ रुपए कोटा दक्षिण में, और टोटल कोटा के अंदर 450 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें हमारी कोटा की पाइपलाइन भी चेंज होंगी, कुछ ओवरहेड हमारी टंकियां भी बनेंगी, कुछ इंटेक वेल भी बनेंगे। तो निश्चित रूप से उसके बाद पानी को लेकर जो आज भी हम लगभग 510 MLD पानी जो 30 लाख लोगों को एक साथ 24 घंटे पानी पिला सकता है,
लेकिन लीकेजेस होने के कारण पानी व्यर्थ में बह जाता है, और वो पाइपलाइनें जब तक चेंज नहीं होगी तो अमृत 2 में वो सब ले रखे हैं, उसके बाद हमारी पानी की तो कब तक मानते हैं कि ये योजना फलीभूत हो जाएगी और लोगों को पानी पर्याप्त? जहाँ तक जानकारी है तो बहुत शीघ्र ही ये बिल्कुल अब अंतिम अवस्था में है। इसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है, और मैं समझता हूँ शायद अब टेंडर प्रक्रिया खुलकर ठेकेदार को काम मिल जाएगा। आप नहीं मानते पिछले कुछ दिनों से कोटा में अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, चाकूबाजी, ये वो? बहुत अच्छी हो, बहुत मजबूत हो, और अधिकारी सचेत हो, सावधान हो, और निरंतर उनकी मॉनिटरिंग हो। और कुछ समय से ये घटना तेजी के साथ बढ़ी है। हालांकि इसमें आवश्यकता है कि पुलिस के साथ साथ लोग भी सतर्क रहें, सचेत रहें, लेकिन हमने लगातार इस और ये प्रयास किया है कि जो अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई कर और थानों के सिस्टम्स को भी ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे वृत्ताधिकारी हैं, सीआई इनको बोलते हैं, ये सब जब तक एक अलर्टनेस के साथ, क्योंकि ऐसी शिकायतें लगातार आती हैं जो कांस्टेबल से हैं, या बहुत सारे, लगभग कई लोग अच्छे हैं लेकिन कई लोग नशे को लेकर हम चिंता व्यक्त करते रहे, नशे में इन्वॉल्वमेंट रहा है, कई लोगों का आपराधिक पुलिस वालों का आपराधिक गतिविधियों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। कई घटनाएं तो ऐसी हुई कि चलते हुए व्यक्ति को टक्कर देकर और पुलिस वाले अपनी कार से निकल गया, जबकि उसका दायित्व बनता है कि वो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाए। और इसको अगर अधिकारी नॉर्मल रूप से लेते हैं तो ये दुखद है, और हमारी सरकार निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई भी शिकायत हमारे पास आएगी तो हम डीजीपी साहब से भी बात करेंगे, गृह मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात। तो लगता नहीं कि पुलिस कमजोर है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं इस बार अभी? बिल्कुल, आपका कहना मैं स्वीकार करता हूँ कि पुलिसिंग को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, और हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मिलीभगत की, कोई नशे की गुमटियां जगह जगह जहां हम देखते हैं तो कई लोगों की शिकायतें होती हैं, उस पर यदि लापरवाही होती है तो निश्चित रूप से हम उसके किसी भी प्रकार से इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत हुई, कुछ 2-4 जनों को सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, उसकी तीसरी हो गई, उसकी जांच रिपोर्ट आई, उसके दर्ज भी गया। आज तो उन प्रसूताओं को मुआवजे की राशि जो प्रस्ताव बन के गया आज तक नहीं मिला। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार या स्थानीय प्रशासन इस मामले में गंभीर नहीं है, या जो उसका हेड है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है? देखिए, इसमें सरकार की जहाँ तक मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से हमारी सरकार एक उत्तरदायी सरकार है। बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री जी जो निरंतर इन सारी घटनाओं को लेकर जानकारी लेते रहे। और जहाँ तक आपने बात कही कार्रवाई होने की, कार्रवाई हम एचओडी के ऊपर, आज बीकानेर में मैं समझता हूँ ये घटना हुई, एचओडी के ऊपर कार्रवाई करने से ये जो घटना की प्रसूताओं का जो मृत्यु हुई तो उसको हम ऐसे नहीं कर सकते थे। इसमें जहाँ तक जो भी इन्वॉल्वमेंट हो, लगातार इस जांच की आवश्यकता थी, क्या कारण रहे, उन कारणों को पकड़कर जो वास्तव में दोषी व्यक्ति है, जो उस मौत का जिम्मेदार है, जिन घटनाओं का जिम्मेदार है, उसे जेल के सीटों तक पहुंचाने का प्रयास। और उसके लिए हम लगातार इस और प्रयत्नरत हैं कि हम उसको किसी प्रकार छोड़ेंगे नहीं। जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा वो निश्चित रूप से उसका अपराध है और वो अपराधी के रूप में उसको सजा होगी। अब आपका ड्रीम क्या है कि यार मैं अब, क्योंकि 3 साल तो सरकार को और आपको हो गए, आगे 2 साल बच रहे हैं, अब 2 साल में ऐसा कुछ कोटा के लिए करना चाहता हूँ कि जिससे लोग, और चौथी बार आप फिर आए और हम विधानसभा में पहुँचे और हम तो चाहते हैं कि मंत्री बने। देखिए, मैं जब 2014 में पहली बार विधायक बना था और मैंने मेरी विधानसभा में जो चीज़ें देखी उनको लेकर इस बार हम काम कर रहे हैं। लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से हम हर पार्क को स्मार्ट पार्क बना रहे हैं।
हर वार्ड हमारा सुंदर वार्ड, लोग घर के दरवाजे जब खोलें तो ताजी हवा के झोंकों से उनके मन प्रफुल्लित हो जाए। क्योंकि मेरी विधानसभा में लगभग 500 से भी अधिक पार्क हैं, वो पार्क हम अच्छे कर सकें, उनमें अच्छे वॉकिंग ट्रैक हो, उसमें अच्छे ओपन जिम हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, हरियाली पूरे पार्क में हो, ग्रीनरी पूरे पार्क में हो, लॉन हो, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, सड़कें अच्छी हों, इस और हम प्रयास कर रहे हैं। और इन सब जो प्राथमिक आवश्यकताओं को ऐसा स्मार्ट वार्ड हम दे सकें जहां लोग वास्तव में अपने छोटी मोटी समस्याओं को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत हों, पूरी तरीके से मुक्त हों, अच्छे स्कूल हों, वहाँ पर अच्छे डिस्पेंसरीज हों, और इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम विकसित राष्ट्र की ओर की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा कोटा शहर सबसे पहले विकसित बने, इस और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी भी, हमारे ओम बिरला जी भी प्रयत्नरत हैं। और साथ ही साथ कोटा के अंदर पुनः शैक्षणिक वातावरण सुधरे, उस और भी हमारे प्रयास हैं। कोटा पर्यटन नगरी के रूप में पूरे देश भर में आइडेंटिफाई हो, और कोटा का मुकुंदरा, रामगढ़, बूंदी का ये कैसे स्थान बने जहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक इसे देखने आए, चंबल सफारी का आनंद ले सकें, चंबल के और भी जो भी पर्यटक स्थल है उनको हम अच्छे कर सकें, हमारे धार्मिक पर्यटन स्थलों को हम अच्छा कर सकें, हमारे औद्योगिक कॉरिडोर ऐसे हों कि जहां लोग दिल्ली बम्बई से आकर अपने उद्योग लगाकर इस कोटा शहर को समृद्ध कर सके। ये प्रयास है और इसके लिए हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति वो अभी तक नहीं हुई, 3 साल हो गए कई संस्थाएं। इसके अलावा निकाय चुनाव समय पे नहीं हो पा रहे, तो क्या सरकार जानबूझ के देरी कर रही है या इसमें कोई टेक्निकल अड़चन है? टेक्निकल अड़चन होने के कारण ओबीसी की चूंकि लिस्ट जारी करनी है और वो एक बड़ा व्यापक काम है, उसमें सरकार लगी हुई है, और जैसे ही वो होगा तो मैं समझता हूँ कि चुनाव भी होंगे, और आगे आने वाले समय में जैसे हमारी परिकल्पना है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो परिकल्पना भी साकार हो, क्योंकि व्यर्थ का पैसा, व्यर्थ का समय, ये बर्बादी होने से बचे। और एक नेशन के अंदर एक ही समय में इलेक्शन हो जाए साहब, तो आप सोचो कितने लोगों की समय की जो है बर्बादी बचे, पैसों की बर्बादी बचे, कितनी मेहनत की बर्बादी बचे। तो एक अच्छा जैसा और कंट्रीज में है, विकसित जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर यही सिस्टम है, और भारत भी धीरे धीरे उन सिस्टम्स को अडॉप्ट करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में चुनाव के स्तरों में भी हम देखेंगे कि बहुत व्यापक परिवर्तन और बदलाव आएगा। आज हमारा देश आत्मनिर्भर देश और एक मान प्रतिष्ठा, आज मोदी जी को पूरे 12 साल हो गए काम करते करते, और इन 12 साल के अंदर देश में अद्भुत और व्यापक परिवर्तन अपन ने महसूस किया है। आज द्रुतगामी ट्रेनें, चिकित्सा के अंदर बहुत बड़े नवाचार, किसानों का आज वो स्वरूप जहां हम समृद्ध किसान हम कह सकते हैं, गरीबी की रेखा आज बहुत तेजी के साथ लगभग 25 से 40 करोड़ जो गरीब थे उनका स्तर, आर्थिक स्तर सुदृढ़ हुआ है, लोग मजबूत होते जा रहे हैं। और इन्हीं के साथ ही धीरे 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 हमारा देश एक ऐसा देश होगा जहां हम अमेरिका, चाइना, जर्मनी जो डेवलप्ड देश है उनकी बराबरी में हमारा देश आ सकेगा। गरीबी की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि पिछले दिनों लगातार महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे डीजल पेट्रोल हो, गैस हो, और हो, सब कुछ। देखिए, अपन वैश्विक समस्या की बात करते हैं तो पूरे विश्व में आज ये समस्या है। पेट्रोल डीजल की आपने बात करी, तो पेट्रोल डीजल आज और जो कंट्रीज हैं वहाँ पर 50, 60 और उससे भी अधिक रुपए लीटर के हिसाब से बढ़ा है। लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूँगा आज हमारी केंद्र सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने इतनी दिक्कतों के बाद भी, वैश्विक बड़ी समस्या है उसके बाद भी चीज़ों को नियंत्रित कर रखा है, और मात्र कुछ रुपए से पेट्रोल हमारी
वृद्धि को भी उन्होंने थाम के रख दिया। तो निश्चित रूप से एक योग्य कुशल शासक के रूप में उन्होंने देश में लोगों के एक चौकीदार की तरह, सेवक की तरह काम किया। उन्होंने कभी लोगों के प्रति वो भाव रख के काम किया है जहां लोगों के वास्तविक जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास और अभावग्रस्त वंचित लोगों को उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास। तो राजनीति में आपको कहाँ तक आप सोचते हो कि मैं यहाँ तक तो यार पहुँचूं ही सही कि भैया एक पहले उम्मीद भी होती। आपको मैंने बताया कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना तो मेरा स्वभाव में था मैं छात्रों के लिए लड़ूं, उनके लिए संघर्ष करूं, उनके फॉर्म जमा कराऊं, उनके साथ कोई गलत हो रहा है तो उनके लिए मैं लड़ूं, या कोई छात्र संघ अध्यक्ष बने तो फिर बेरोजगार जो हमारे छात्र थे उनकी नौकरियों के लिए लड़ाई करी, मुकदमे भी लगे, फैक्ट्रियों में भी गए, वहाँ झगड़े भी हुए, आंदोलन भी हुए, जेल भी गए। और आज भी मन में सिर्फ इतना सा है कि लोगों की सेवा करते रहे। भगवान ने जो हमें शरीर दिया है उसके माध्यम से उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम लोगों के कहीं ना कहीं काम आ सकें, और निरंतर 24 घंटे हमारे दरवाजे उनके लिए हमें स्वस्थता भगवान प्रदान करता रहे और हम लोगों की सेवा करें। तो अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हो? देखिए, राजनीति में तो माननीय ओम बिरला जी का शुरू से आशीर्वाद मिला है और उन्होंने छोटे भाई की तरह उंगली पकड़कर राजनीति में चलना भी सिखाया, और निश्चित रूप से उन्हीं का स्नेह और आशीर्वाद रहते हुए तीसरी बार विधायक भी रहा। तो ये थे विधायक संदीप शर्मा जी जो आज हमारे विशेष कार्यक्रम में यहाँ पधारे और शहर के विभिन्न मुद्दों पर उनसे सार्थक चर्चा हुई। आप इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।